क्या लोकतंत्र मतलब डेमोक्रेसी वाकई में शासन की सबसे अच्छी प्रणाली है या फिर इसमें कोई ऐसी दरार है जो वक्त के साथ और गहरी होती जाती है? ये सवाल बहुत दिलचस्प है और शायद उतना ही पुराना है जितना खुद लोकतंत्र का विचार। हम इसे शासन का मतलब एक गोल्ड स्टैंडर्ड तो मानते हैं। हाँ बिल्कुल। लेकिन ये सोचना भी जरूरी है कि क्या सोने में भी कोई खोट हो सकती है। बिल्कुल। और आज हम इसी पर थोड़ी गहराई से बात करने वाले हैं। हमारे पास एक लेख है जो लोकतंत्र की एक बहुत पुरानी लेकिन आज भी उतनी ही जरूरी आलोचना पर बात करता है। अच्छा। वो है इसका भीड़ तंत्र में बदल जाने का खतरा। लेकिन हम सिर्फ समस्या की बात नहीं करेंगे, हम एक वैकल्पिक दर्शन प्राउट और उसके एक बहुत ही अनोखे समाधान पर भी चर्चा करेंगे। तो मतलब आज का हमारा मिशन साफ है, पहले ये समझना कि लोकतंत्र पर ये भीड़ तंत्र होने का आरोप लगता क्यों है। हाँ। और फिर इलेक्टो नाम की एक अनूठी चुनाव प्रणाली को जानना जो इस समस्या को सुलझाने का दावा करती है। बिल्कुल। ये देखना कि क्या मौजूदा व्यवस्था से आगे बढ़कर कुछ और सोचा जा सकता है। चलिए शुरू करते हैं। तो लेख की शुरुआत ही इस बहुत मजबूत विचार से होती है कि लोकतंत्र में फैसले अक्सर विवेक से नहीं बल्कि सिर्फ संख्या बल के आधार पर होते हैं। हम हमेशा कहते हैं एक व्यक्ति एक वोट, ये लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत है, पर क्या यही उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी बन सकती है? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है ना। हाँ? जब बहुमत ही सच का पैमाना बन जाए तो फिर तर्क, नैतिकता, दूरदर्शिता ये सब चीजें पीछे छूट सकती हैं। सही बात है। और इसी को महान शायर डॉक्टर मोहम्मद इकबाल ने अपने एक शेर में क्या खूब कहा है। हाँ, वो शेर तो इस पूरी बहस की मतलब आत्मा है। जमहूरियत वो तर्ज हुकूमत है जिसमें वोटों को गिना करते हैं, तौला नहीं करते। क्या बात है, गिनना बनाम तौलना, इन दो शब्दों में ही सारा फर्क छिपा है। बिल्कुल। जब हम सिर्फ वोटों की गिनती करते हैं तो हम हर वोट को एक जैसा मान लेते हैं, चाहे वो वोट किसी भी समझ या इरादे से दिया गया हो। और लेख इसी को समस्या की जड़ बताता है। मतलब इस व्यवस्था में एक ऐसे व्यक्ति का वोट जिसे शायद देश की आर्थिक नीति की कोई खास समझ न हो, और देश के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वोट जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी संविधान को समझने में लगा दी, दोनों की ताकत बिल्कुल बराबर है। बिल्कुल। इसका मतलब ये हुआ कि ज्ञान, चरित्र, समाज सेवा की भावना, इन गुणों को वोटिंग सिस्टम में कोई वजन नहीं मिलता। कोई वजन नहीं मिलता। और जब वोटों को सिर्फ गिना जाता है, तौला नहीं जाता, तो नतीजा ये होता है कि समाज में ऐसे प्रतिनिधि चुने जा सकते हैं जो बहुत लोकप्रिय हों, लेकिन जरूरी नहीं कि वो योग्य भी हों। तो अगर वैशाली जैसे पुराने गणतंत्र भी समस्या को समझते थे, तो सवाल उठता है कि आज इसका समाधान क्या हो सकता है। सही सवाल है। और दिलचस्प बात यह है कि लेख सिर्फ समस्या बताकर नहीं छोड़ता, वो एक समाधान भी देता है जो श्री प्रभात रंजन सरकार के प्राउट दर्शन से आता है। प्राउट यानी प्रोग्रेसिव यूटिलाइजेशन थ्योरी। ये एक सामाजिक आर्थिक दर्शन है जो एक ज्यादा संतुलित और मानवीय समाज बनाने का लक्ष्य रखता है। मैंने पढ़ा कि प्राउट के दो मुख्य सिद्धांत हैं जो पहली नजर में मतलब मुझे तो एक दूसरे के बिल्कुल उल्टे लगे। अच्छा। पहला है राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण और दूसरा है आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण। ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। एक तरफ शक्ति को इकट्ठा करना, दूसरी तरफ उसे फैलाना। ये संतुलन कैसे काम करता है? यही सवाल प्राउट के दर्शन के दिल तक ले जाता है। चलिए इसे एक एक करके समझते हैं। जब हम कहते हैं राजनीतिक शक्ति का केंद्रीकरण, तो इसका मतलब तानाशाही या डिक्टेटरशिप बिल्कुल नहीं है। तो फिर इसका असली मतलब क्या है? इसका मतलब है कि शासन की बागडोर एक मजबूत, संगठित और नैतिक केंद्र के हाथ में हो। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इस केंद्र में लोग कौन होंगे? सेवाभावी लोग ही होने चाहिए। तो ये केंद्रीकरण व्यक्तियों की शक्ति का नहीं बल्कि नैतिकता और योग्यता का है। क्या इसे किसी उदाहरण से समझा सकते हैं? क्योंकि मजबूत केंद्र सुनते ही तानाशाही का ख्याल आता है। बिल्कुल। सोचिए, देश में कोई बड़ी प्राकृतिक आपदा आ गई है, जैसे कोई तूफान। एक केंद्रीकृत राजनीतिक निकाय जिसमें पहले से चुने हुए विशेषज्ञ हों, वो लोक लुभावन दबावों से मुक्त होकर तेजी से फैसले ले सकता है। अच्छा। लेकिन पुनर्निर्माण के लिए जो आर्थिक शक्ति चाहिए वो स्थानीय समुदायों और सहकारी समितियों के हाथ में रहेगी, ताकि वे अपनी जरूरत के हिसाब से अपना भविष्य खुद बना सकें। अच्छा, तो फैसले विशेषज्ञ लेंगे लेकिन ताकत जनता की रहेगी। बिल्कुल, यही वो संतुलन है। ओके, तो ये एक तरह की मेरिटोक्रेसी है जहां सबसे काबिल लोग निर्णय लेते हैं। और फिर दूसरा सिद्धांत आर्थिक शक्ति का विकेंद्रीकरण, वो इस पर एक लगाम की तरह काम करता है। बिल्कुल सही। यह सिद्धांत सुनिश्चित करता है कि पैसा और आर्थिक संसाधन
कुछ गिने चुने लोगों या कॉरपोरेशंस के हाथों में जमा ना हों। जैसा कि आज हम देख रहे हैं। हाँ, जैसा हम दुनिया भर में देख रहे हैं। प्राउड का मानना है कि आर्थिक ताकत आम जनता, सहकारी समितियों और स्थानीय समुदायों के हाथों में रहनी चाहिए। जब लोग स्थानीय स्तर पर आर्थिक रूप से मजबूत होते हैं तो वे राजनीतिक शक्ति का दुरुपयोग होने से रोक सकते हैं। तो राजनीतिक फैसले योग्य लोग लेंगे, लेकिन आर्थिक ताकत जमीन से जुड़े लोगों के पास रहेगी। ये वाकई एक दिलचस्प संतुलन है। अब सवाल यह है कि इसे हकीकत में कैसे बदला जाए। और यहीं पर प्राउड का सबसे क्रांतिकारी विचार सामने आता है, एक ठोस चुनाव प्रणाली जिसका नाम है सिलेक्टो इलेक्टो। सिलेक्टो इलेक्टो? हाँ, नाम ही इसकी प्रक्रिया को बताता है। सिलेक्शन यानी चयन और इलेक्शन यानी निर्वाचन। ये काम कैसे करता है? इसके दो सीधे सरल चरण हैं। पहला है सिलेक्टो। इस चरण में चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों का चयन किया जाता है। अच्छा। लेकिन ये चयन कोई भी नहीं कर सकता। ये जिम्मेदारी समाज के विशेषज्ञों, बुद्धिजीवियों, नैतिक सेवा समितियों को दी जाती है, जिनकी निष्ठा पर कोई सवाल ना हो। उनका काम होता है समाज के सबसे नैतिक, शिक्षित और सेवाभावी लोगों को ढूंढकर उम्मीदवार बनाना। एक मिनट, यहीं पर एक सवाल उठता है। इसमें एक खतरा नहीं है? ये जो विशेषज्ञों का समूह उम्मीदवारों को चुनेगा, क्या गारंटी है कि वो निष्पक्ष होंगे? क्या ये अपने आप में एक तरह की इलीट तानाशाही नहीं बन जाएगी, जहां आम आदमी की पसंद पहले ही सीमित कर दी गई हो? ये एक बहुत ही जायज और जरूरी सवाल है। देखिए, इस प्रणाली का उद्देश्य इलिटिज्म को बढ़ावा देना नहीं, बल्कि कॉम्पिटेंस यानी सक्षमता को प्राथमिकता देना है। ठीक है। जैसे हम ये उम्मीद नहीं करते कि कोई भी हवाई जहाज उड़ा ले या किसी की सर्जरी कर दे, उसके लिए विशेषज्ञता चाहिए। हाँ, बिल्कुल। उसी तरह देश चलाना भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। और रही बात चयन करने वालों की निष्पक्षता की, तो प्राउड का ढांचा ये भी सुनिश्चित करता है कि चयन करने वाली समितियां खुद भी उच्चतम नैतिक मानकों का पालन करें और उनकी प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी हो। अच्छा, तो ये ऐसा हुआ जैसे किसी बहुत जरूरी नौकरी के लिए पहले एक्सपर्ट सबसे काबिल उम्मीदवारों की एक लिस्ट बनाते हैं। हाँ। और फिर फाइनल इंटरव्यू में कंपनी का बोर्ड उनमें से किसी एक को चुनता है। यहाँ आम जनता उस बोर्ड की तरह है। ये एक बहुत अच्छी मिसाल है, क्योंकि इसके बाद आता है दूसरा चरण, इलेक्टो। इस चरण में आम जनता इन पहले से चुने गए योग्य उम्मीदवारों में से अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करती है। अच्छा। तो जनता का मताधिकार बना रहता है, लेकिन उनके पास चुनने के लिए जो विकल्प होते हैं वे पहले से ही गुणवत्ता की कसौटी पर परखे हुए होते हैं। तो इस प्रणाली के फायदे क्या होंगे? सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि ये भीड़ तंत्र के प्रभाव को स्वाभाविक रूप से कम कर देती है। जब विकल्प ही योग्य लोगों के बीच से चुनना हो, तो झूठे वादों के आधार पर किसी गलत व्यक्ति को चुनने की संभावना बहुत कम हो जाती है। सही बात है। यह अनैतिक या अयोग्य लोगों को सिस्टम में आने से ही रोक देती है। और शायद इसका एक और गहरा असर होगा, शासन का जो लक्ष्य है वही बदल जाएगा। बिल्कुल। आज की व्यवस्था में नेताओं का लक्ष्य अक्सर वोट देने वालों को खुश करना होता है, जिसे हम पॉपुलिस्ट राजनीति कहते हैं। भले ही इसके लिए उन्हें ऐसे फैसले लेने पड़े जो देश के लिए लंबे समय में हानिकारक हों, लेकिन सिलेक्टो इलेक्टो प्रणाली में लक्ष्य समाज को उन्नत करना बन जाता है। सही। क्योंकि नेता जानते हैं कि वे सिर्फ लोकप्रियता के दम पर नहीं, बल्कि अपनी योग्यता और नैतिकता के आधार पर चुने गए हैं। तो इसका कुल मतलब क्या है? हमने लोकतंत्र की एक मौलिक कमी से शुरुआत की, जहां वोटों को गिना जाता है, तौला नहीं जाता, और अब हम एक ऐसी वैकल्पिक व्यवस्था को समझ रहे हैं जो नैतिकता और योग्यता को सबसे ऊपर रखती है। यही इस पूरी चर्चा का सार है। स्रोत का निष्कर्ष भी यही कहता है कि आज दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में जो राजनीतिक गिरावट दिखती है, वो कोई संयोग नहीं है, या उस संख्या आधारित चुनाव प्रणाली का एक स्वाभाविक परिणाम है, जहां गुणवत्ता पर मात्रा हावी हो जाती है। और ये स्पष्ट करना जरूरी है कि ये प्रणाली न तो तानाशाही है, क्योंकि अंतिम चुनाव जनता करती है। बिल्कुल। और न ही ये मौजूदा लोकतंत्र की तरह भीड़ तंत्र है, क्योंकि इसमें उम्मीदवारों की योग्यता पहले सुनिश्चित की जाती है। हाँ, ये लोकतंत्र के सबसे अच्छे गुण यानी जनता की भागीदारी को बनाए रखता है, लेकिन उसकी सबसे बड़ी कमी को दूर करने की कोशिश करता है। ये एक ऐसी दुनिया की कल्पना है जहां नेतृत्व योग्यता पर आधारित हो और आर्थिक शक्ति सभी के हाथों में हो, ताकि समाज में सबके लिए न्याय और खुशी सुनिश्चित हो सके। ये वाकई एक मजबूत विचार है जो सिर्फ आलोचना नहीं करता, बल्कि एक रास्ता भी दिखाता है। तो जाते जाते सुनने वालों के लिए एक अंतिम विचार छोड़ते हैं। जरूर। अगर वोटों की गुणवत्ता भी उतनी ही मायने रखती है जितनी उनकी मात्रा, तो हम न केवल अपने नेताओं की, बल्कि एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर अपनी योग्यताओं के बारे में कैसे सोचना शुरू कर सकते हैं? ये एक बहुत जरूरी सवाल है। ये चर्चा सिर्फ सैद्धांतिक नहीं है, ये इस बारे में है
कि हम एक बेहतर, ज्यादा न्यायपूर्ण और खुशहाल दुनिया की कल्पना कैसे करें और उसे बनाने के लिए क्या कदम उठा सकते हैं। और अगर कोई इस प्रगतिशील और मानवतावादी दृष्टिकोण के बारे में और जानना चाहता है और एक बेहतर दुनिया के निर्माण में शामिल होना चाहता है, तो उनके लिए कोई रास्ता भी है? हाँ बिल्कुल, वे प्राउड के नव मानवतावाद पर आधारित स्वस्थ और सर्वसमावेशी सामाजिक आर्थिक दर्शन से भी जुड़ सकते हैं। बहुत बढ़िया। ये थी हमारी आज की गहन चर्चा। उम्मीद है इसे सोचने के लिए कुछ नए बिंदु मिले होंगे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ।